हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग अभी सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और इस सरफेस केमिस्ट्री में आपको पीछे सरफेस क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है उसी को बताया गया था और सरफेस टेंशन क्या होता है, फिर एडजॉर्प्शन पढ़ाए, एडजॉर्बेट, इन सारे चीज़ों को हम लोग पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। अभी हम लोग एडजॉर्प्शन को और कंटिन्यू करेंगे। उसमें एक छोटा सा टर्म समझना है केवल, थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें एक्चुअली होता क्या है वो समझो। ये है आपका सरफेस का मॉलिक्यूल, ठीक है, और आप जानते हैं कि सरफेस के मॉलिक्यूल पर अनसिमेट्रिकल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है, ठीक है। यानी सरफेस का जो फोर्स है, सरफेस मॉलिक्यूल वो नेट इनवर्ड अट्रैक्शन फील करता है ना। तो अब समझो यहां पर कि अगर ऊपर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं इस सरफेस पर आकर एडजॉर्ब होगा, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल था वो नेट इनवर्ड अट्रैक्शन अधिक फील कर रहा था, अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा था, लेकिन एडजॉर्प्शन की वजह से वो अनबैलेंस्ड फोर्स थोड़ा बैलेंस होगा, क्योंकि ये जो एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल हैं और जो एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच एक फोर्स काम करना शुरू कर देगा। वीक वांडर वाल फोर्स हो या केमिकल बॉन्ड हो, कुछ तो बनेगा, कोई तो फोर्स वहां काम करेगा एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच, ठीक है। इससे होगा क्या कि जो यहाँ सरफेस टेंशन अंदर की तरफ काम कर रहा था उसकी वजह से एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, जिससे सरफेस का जो नेट इनवर्ड अट्रैक्शन काम कर रहा था ज्यादा वो थोड़ा बैलेंस होगा, और उसी अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण जो सरफेस पर काम कर रहा था तो सरफेस का जो एनर्जी होगा, सरफेस मॉलिक्यूल का एनर्जी वो ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही एडजॉर्प्शन होगा तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज करेगा। बात समझे? यानी जब तक एडजॉर्प्शन नहीं हुआ है तब तक सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो अनबैलेंस्ड फोर्स, इनवर्ड अट्रैक्शन फील करता है, जिसकी वजह से सरफेस मॉलिक्यूल का एनर्जी अधिक होता है कंपैरेटिवली बल्क मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में। लेकिन जैसे ही एडजॉर्प्शन स्टार्ट होगा, एडजॉर्प्शन होगा, तो उस दरमियान जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो थोड़ा बैलेंस होगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल के बीच एक वीक फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स, किसी भी तरह का फोर्स अगर काम करना शुरू करेगा तो हम जानते हैं कि एनर्जी वहाँ रिलीज होता है। जैसे ही कोई नया बॉन्ड या नया फोर्स एग्जिस्टिंग में आएगा वहाँ एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होगा वो हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, जिसे हम लोग हीट ऑफ एडजॉर्प्शन या इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। यानी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच अट्रैक्शन की वजह से जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उसका सरफेस एनर्जी डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज्ड एनर्जी हीट के फॉर्म में होगा। यानी जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुआ, सरफेस मॉलिक्यूल का जो एनर्जी घटा, उसे हम लोग हीट ऑफ एडजॉर्प्शन या इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कहेंगे। इसका मतलब है कि एडजॉर्प्शन का प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ हीट रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी डिक्रीज करेगा सरफेस मॉलिक्यूल का, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अब समझिए इस चीज को कि हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हैं इस चीज को कि डेल्टा जी जो होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। और एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा। यानी डेल्टा एच जो होगा वो हमेशा आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। अब एडजॉर्प्शन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। यानी फॉर एडजॉर्प्शन, यानी एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होने के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव।
और डेल्टा एच भी आपका निगेटिव है। डेल्टा एच जो है ये आपका निगेटिव है, ठीक है। अब समझिए इस चीज को कि ये मान लो हमारा सरफेस है एडजॉर्बेंट का, है ना। बात तो समझो, देखो बहुत आसान हो जाएगा। अब ऊपर ये हमारा गैस का मॉलिक्यूल है, ऊपर क्या है, गैस का मॉलिक्यूल्स है। मान लो ये गैस का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। अब सोचो क्या होगा, एडजॉर्प्शन स्टार्ट, गैस के मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पर आके एडजॉर्ब होने लगा, तो इसके सरफेस पर गैस का मॉलिक्यूल्स जो है वो एडजॉर्ब होने लगा, ठीक है। सरफेस पर हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को दर्शा दिया। अब समझो कि जो गैस का रैंडमनेस होगा, गैस मॉलिक्यूल का रैंडमनेस, वो तो डिक्रीज कर गया होगा। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे सरफेस पर जब चिपकते चले जाएंगे तो सीधी सी बात है कि गैस का रैंडमनेस डिक्रीज कर रहा है, यानी डेल्टा एस जो है, इंट्रोपी जो होगा वो भी आपका निगेटिव होगा, ठीक है ना। यहां हम लिख सकते हैं कि रैंडमनेस ऑफ गैस डिक्रीजेज मीन्स जो इंट्रोपी होगा, इंट्रोपी चेंज डेल्टा एस, ये भी हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। अब समझो कि चूंकि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, इसका निगेटिव होने का मतलब है कि ये निगेटिव है, ये तो निगेटिव है हमारा, देखते चलो, माइनस टी, ये भी निगेटिव हो गया, तो माइनस माइनस ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये निगेटिव है, ये निगेटिव कब आएगा, डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, व्हेन डेल्टा एच जो है बड़ा होगा, ठीक है, टी डेल्टा एस से, समझे। ये निगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, टी डेल्टा एस हमारा पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव, माइनस टी डेल्टा एस, हम पूरे की बात कर रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी डेल्टा जी, यानी जो माइनस है, जो निगेटिव होगा, ये तो हमारा डेल्टा एच निगेटिव है, या माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस टी डेल्टा एस। ये निगेटिव कब होगा, जब इसकी तुलना में इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, यानी डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, तो डेल्टा जी निगेटिव होगा, ठीक है। तो इनिशियली डेल्टा जी आपका निगेटिव होगा, लेकिन धीरे धीरे डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समय के साथ देखिएगा कि डेल्टा एस जो है वो घटते चला जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और डेल्टा एच भी हमारा घटेगा। क्यों? विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा क्यों होगा? क्योंकि खुद से सोचो कि शुरू में तेजी से एडजॉर्प्शन हो रहा है, तेजी से एडजॉर्प्शन हो रहा है ना, तो वहां डेल्टा एच कुछ ना कुछ हुआ। अब खुद से सोचो कि मान लो ये, जैसे देखो ये हमारा एडजॉर्बेंट है, ये है एडजॉर्बेंट, इस पर हमारा पहला लेयर आकर चिपक गया, इस पर पहला लेयर आकर चिपक गया, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुआ। क्या दूसरा लेयर जो चिपकेगा वो उतना स्ट्रांगली चिपकेगा जितना पहला लेयर चिपका होगा? नहीं, क्योंकि वांडरवाल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है, हर जगह काम कर रहा है, तो इसके ऊपर और भी लेयर्स आ सकते हैं। फिजिकली वो वीक वांडरवाल फोर्स से एडजॉर्ब हो सकता है, और भी इसके ऊपर लेयर्स जो है गैस के एडजॉर्ब हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो लेयर है वो इस लेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आएगा। इसका मतलब जो पहला लेयर एडजॉर्ब हुआ वहां ज्यादा इंथैल्पी चेंज होगा, आपका डेल्टा एच ज्यादा होगा, लेकिन दूसरा तीसरा लेयर में तो डेल्टा एच और घटेगा, मतलब कम होते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला लेयर ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ा होगा तो वहां ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा, दूसरा तीसरा लेयर और वीक फोर्स से जुड़ते चला गया होगा, तो उसका एनर्जी वहां पर और कम हो जाएगा, डेल्टा एच कम रिलीज होगा, तो डेल्टा एच घटेगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। एक समय ऐसा आ जाएगा आपका कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस जो है इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो डेल्टा जी हमारा जीरो हो जाएगा। समझे? मैथमेटिकली खुद सोच के देखो कि डेल्टा जी शुरू में निगेटिव है,
स्पॉन्टेनियस होने के लिए यानी प्रोसेस एडजॉर्प्शन का होने के लिए डेल्टा जी का निगेटिव होना जरूरी है। डेल्टा जी हम जानते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। डेल्टा एस हमारा निगेटिव होगा क्योंकि गैस का एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, रेंडमनेस उसका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये डेल्टा एस निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये पूरा हो गया पॉजिटिव, और ये निगेटिव हमेशा रहेगा। तो डेल्टा जी निगेटिव कब आएगा, जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। ये पूरा फैक्टर तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव रहेगा, मोर निगेटिव होना चाहिए इसकी तुलना में, ठीक है। तो डेल्टा जी निगेटिव आएगा, लेकिन समय के साथ डेल्टा जी हमारा निगेटिव से जीरो की तरफ होगा, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये घटेगा। शुरू में ये ज्यादा था मैग्नीट्यूड में इसके साथ, तब ना ये निगेटिव आया था, लेकिन जब ये घटेगा तो एक समय दोनों इक्वल हो जाएगा, वहां डेल्टा जी जीरो आ जाएगा। जब डेल्टा जी जीरो आएगा तो कहेंगे कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ गया। जो हम पढ़े हैं डेल्टा जी जैसे ही जीरो आता है तो उसको इक्विलिब्रियम सिस्टम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो बच्चों एडजॉर्प्शन में थर्मोडायनामिक्स का तड़का लगा हुआ है। एडजॉर्प्शन में इक्विलिब्रियम के बारे में भी हम समझ रहे हैं, यानी सरफेस केमिस्ट्री में थोड़ा यहाँ थर्मोडायनामिक्स का काम पड़ रहा है, इक्विलिब्रियम का भी थोड़ा समझना पड़ रहा है। आइए देखिए कि एडजॉर्प्शन में थर्मोडायनामिक्स अभी जो हम समझाए आपको उसी चीज को यहाँ लिख दिए हैं। When adsorption takes place, जब एडजॉर्प्शन होता है, the residual force on the surface of adsorbent decreases, ठीक है। जो सरफेस पर एडजॉर्बेंट का जो सरफेस है उसका फोर्स जो होगा अनबैलेंस्ड है, यानी उसकी सरफेस एनर्जी अभी अधिक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एडजॉर्प्शन होगा तो सरफेस का जो अनबैलेंस्ड फोर्स है थोड़ा सा बैलेंस होगा, यानी डिक्रीज करेगा, ठीक है। दैट इज देयर इज ए डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, यानी पहले अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स का सरफेस एनर्जी अधिक था, लेकिन एडजॉर्प्शन के बाद सरफेस मॉलिक्यूल का एनर्जी जो है डिक्रीज करेगा, सरफेस एनर्जी डिक्रीज करेगा। दिस अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट कॉल्ड हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी सरफेस एनर्जी जो डिक्रीज किया तो एनर्जी जो डिक्रीज हुआ गया कहाँ, हीट के फॉर्म में रिलीज होगा, जिसे हम लोग हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलेंगे। इसका मतलब है चूंकि हीट यहाँ रिलीज हुआ है हीट के फॉर्म में एनर्जी, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, मतलब डेल्टा जी जो होगा आपका निगेटिव होगा, ठीक है। यानी डेल्टा एच जो है वो भी हमारा निगेटिव होगा हमेशा। लेकिन एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है बिगिनिंग में फास्ट होगा, यानी शुरू में एडजॉर्प्शन तेजी से होगा, लेकिन धीरे धीरे एडजॉर्प्शन का प्रोसेस स्लो हो जाता है और फाइनली वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है, ठीक है। यहां तक यही बात लिखा हुआ है। अब देखिए थर्मोडायनामिक्स में आइए, चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा जी जो है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है, और यहां पर आपका डेल्टा एस भी निगेटिव होगा क्योंकि एंट्रोपी घटेगा। क्यों, क्योंकि गैस का जो है मॉलिक्यूल जब एडजॉर्बेंट के सरफेस पर चिपकते चला जाएगा उसका रैंडमनेस डिक्रीज करेगा, और चूंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच भी निगेटिव होगा, यानी डेल्टा एस भी निगेटिव, डेल्टा एच भी निगेटिव, और डेल्टा जी निगेटिव होने का मतलब है कि एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, यानी एडजॉर्प्शन के प्रोसेस का होने का मतलब है कि डेल्टा जी निश्चित रूप से निगेटिव होना चाहिए, और ये निगेटिव तभी होगा जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, तब तो ये निगेटिव रहेगा, तो इसका वैल्यू फाइनली निगेटिव आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। और ऐसा तभी होगा, यानी शुरू में डेल्टा जी आपका निगेटिव आएगा, क्योंकि डेल्टा एच आपका ज्यादा निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा एच का वैल्यू बड़ा होगा टी डेल्टा एस से, और ये निगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा जी भी फाइनली निगेटिव होगा, समझ गए। लेकिन ये जो डेल्टा जी निगेटिव है ये बिगिनिंग में सही होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होते जाएगा डेल्टा एच घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर जो अटैच हुआ था वो स्ट्रांगली अटैच होगा कंपैरेटिवली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर के रिस्पेक्ट में। तो पहला लेयर में ज़्यादा एच रिलीज होगा,
जबकि यानी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जबकि सेकेंड थर्ड फोर्थ लेयर के लिए तो एनर्जी कम रिलीज होगा, क्योंकि वीक फोर्स से सेकेंड थर्ड लेयर जुड़ रहा होगा। ठीक है, तो डेल्टा एच धीरे धीरे घटेगा, टी डेल्टा एस धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डेल्टा एस हमारा घटेगा, माइनस में मोर निगेटिव होते चला जाएगा, तो टी डेल्टा एस फाइनली बढ़ते चला जाएगा और अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहां डेल्टा एच और टी डेल्टा एस जो है इक्वल हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में डेल्टा जी हमारा 0 हो जाएगा और हम कहेंगे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ चुका है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? चलो इसको नोट कर लो। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर अभी एक छोटे से टॉपिक और पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ध्यान से समझो, यहाँ D है, यहाँ B है, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन क्या है कि जो सब्सटेंस है वो अट्रैक्ट होगा एडजॉर्बेंट के सरफेस पर और उसके सरफेस पर ही रिटेन हो जाएगा, वो बल्क में नहीं जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग एडजॉर्प्शन। जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा कि सब्सटेंस सरफेस को क्रॉस करके बल्क फेज में इंटर कर जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब समझो कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें एडजॉर्प्शन और कहो एब्जॉर्प्शन दोनों साथ हो, बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? तो सॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्प्शन का भी प्रोसेस होगा, एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस होगा। अगर मान लो जैसे स्पंज है, स्पंज को आप वाटर में डाल दो, क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा वहां पर, क्योंकि वाटर जो है स्पंज के अंदर बल्क में भी इंटर कर जाएगा, तो वो एक एब्जॉर्प्शन का उदाहरण है। ठीक है, और वैसा कोई भी प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, मतलब सरफेस पर भी चिपक रहा है सब्सटेंस और बल्क के अंदर भी जा रहा है, सरफेस पर भी और अंदर में भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। ठीक है, अब एडजॉर्प्शन हमको मेनली समझना है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहली बात कि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेनन है, जबकि एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमेनन है। एडजॉर्प्शन बिगिनिंग में फास्ट होगा, धीरे धीरे एडजॉर्प्शन स्लो होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट प्रोसेस सेम रेट से होता रहेगा। ऐसा नहीं कि शुरू में फास्ट बाद में स्लो, ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा सेम रेट से होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना यहाँ पर? ठीक है, ये सब कुछ बेसिक डिफरेंस है ना, और भी डिफरेंसेज है जो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, एडजॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि सरफेस पर कंसंट्रेशन अलग होगा बल्क के रिस्पेक्ट में, यानी सरफेस पर हाई कंसंट्रेशन होगा, बल्क में तो गया ही नहीं। जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा कि पूरे बल्क में एक जैसा कंसंट्रेशन होगा, ऐसा नहीं कि सरफेस पर ज़्यादा कहीं कम, जबकि एडजॉर्प्शन के केस में सरफेस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पर? ये सब कुछ डिफरेंसेज है जो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन सबको समझाया है। देखो, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन अट्रैक्ट एंड रिटेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ओनली, यानी एडजॉर्प्शन में क्या होगा, सब्सटेंस अट्रैक्ट होगा और सरफेस पर रिटेन हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि सब्सटेंस बल्क में अंदर तक इंटर कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? यानी बल्क में जो लिक्विड या कोई सॉलिड होगा बल्क हमारा, उसके अंदर तक ऊपरी सब्सटेंस इंटर कर जाएगा, तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। और अगर सब्सटेंस अट्रैक्ट होकर केवल सरफेस पर रिटेन हो जाता है, उसको कहेंगे एडजॉर्प्शन। क्लियर है? अगर दोनों प्रोसेस एक साथ हो, एडजॉर्प्शन का भी एब्जॉर्प्शन का भी, तो उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसका उदाहरण है कि अगर चौक को, जो खल्ली होती है जो ब्लैक बोर्ड पर हम लोग लिखते हैं,
उसको अगर हम लोग किसी कलर्ड लिक्विड में डाल दें तो जो कलर्ड पार्टिकल होगा वो चौक के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, जबकि कलर्ड में जो लिक्विड मटेरियल रहा होगा वाटर या कोई भी, वो चौक के अंदर तक इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल है चौक प्लेस्ड इन कलर्ड लिक्विड, कलर्ड पार्टिकल चौक के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, जबकि लिक्विड जो है चौक के अंदर तक इंटर कर जाएगा। जैसे उदाहरण समझो, इसमें देखो ये जो स्फीयर बना है बड़ा सा, वो कोई सॉलिड का सरफेस है, और जो ये डार्क आपको स्फीयर डार्क दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट, वो समझो कोई एडजॉर्बेंट है। तो अगर ये एडजॉर्बेंट के सरफेस पर आके केवल रिटेन हो जाता है तो ये कहलाएगा एडजॉर्प्शन, और अगर यही पार्टिकल अंदर चला जाता है तो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन, और सरफेस पर भी है अंदर भी है तो वो कहलाता है सॉर्प्शन। ठीक है, और इक्विलिब्रियम स्टेट जब आएगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट में एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों वाला बात है। सॉर्प्शन देखो, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, सॉर्प्शन सब अलग अलग टर्म है। ठीक है, डिजॉर्प्शन मतलब क्या, एडजॉर्प्शन का रिवर्स, जो एडजॉर्ब हुआ उसको रिमूव कर देना है, तो डिजॉर्प्शन। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन का रेट बराबर हो जाता है। वही लिखे हैं, व्हेन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। अब हम लोग एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस पढ़ेंगे, जो कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है, पूछता भी है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, एक डिफरेंस देखो यही लिखा हुआ है कि एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में सब्सटेंस का एडजॉर्बेंट के सरफेस पर अट्रैक्शन और रिटेंशन होगा, जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड के बल्क में अंदर तक इंटर करेगा। यानी एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है, जबकि एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिनन है। एडजॉर्प्शन बिगिनिंग में फास्ट होगा, धीरे धीरे स्लो होते चला जाएगा और इक्विलिब्रियम फाइनली अटेंड कर लेगा, जबकि एब्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि शुरू में फास्ट बाद में स्लो। थ्रू आउट होल पूरे प्रोसेस के दरमियान सेम रेट से एब्जॉर्प्शन होता रहता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग नोट कर लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो। तो बच्चों, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में यहाँ पर 3 डिफरेंस लिखा हुआ है, पूछेगा अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसी प्रकार लिख लेंगे। एडजॉर्प्शन क्या है, इट इज ए सरफेस फिनोमिनन, जबकि एब्जॉर्प्शन क्या है, इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल। यानी जो एडजॉर्बेंट होगा, ठीक है, पूरे बॉडी में सब्सटेंस अंदर तक बल्क में इंटर करेगा तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन, और सरफेस पर ही केवल होगा तो एडजॉर्प्शन। जैसे देखो, इसमें हो गया आपका सिलिका जेल। सिलिका जेल जहां एडजॉर्प्शन शो करता है, वहीं समझो आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्प्शन शो करता है। एक उदाहरण भी लिख दिए, सिलिका जेल अगर हम मॉइस्ट एयर में इसको डाल दें तो मॉइस्चर को वो सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा। वहीं अगर हम मॉइस्ट एयर में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को डाल दें तो कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेगा। इट्स रेट इज हाई इन द बिगिनिंग एंड देन डिक्रीजेज टिल इक्विलिब्रियम इज अटेंड। ये तो पढ़े हैं, एब्जॉर्प्शन शुरू में फास्ट होगा और धीरे धीरे स्लो हो जाएगा तब तक जब तक इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो जाता है, जबकि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ऐसा नहीं है, उसका रेट जो है थ्रू आउट एक जैसा ही सेम रहेगा। द कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन बल्क। यानी सरफेस पर जो एडजॉर्ब हो जाएगा कोई भी सब्सटेंस, सीधी सी बात है, वहां कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया सरफेस पर। मान लो ऊपर में गैस है, नीचे बल्क फेज है, ठीक है, सरफेस पर एडजॉर्ब हुआ, तो अब सीधी सी बात है कि सरफेस पर कंसंट्रेशन जो है ज्यादा हो जाएगा ना, बल्क में तो इंटर किया नहीं, या ऊपर वाला भी सरफेस पर आके एडजॉर्ब होते चला जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि सरफेस पर कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा बल्क की तुलना में, जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में थ्रू आउट पूरे मटेरियल में कंसंट्रेशन एक जैसा होगा, जबकि इसमें सरफेस पर कंसंट्रेशन अलग होगा। ये बेसिक 3 डिफरेंस है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन अलग से। उससे पहले यहाँ पर समझो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे
पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नेगेटिव एडजॉर्प्शन। उसके बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम लोग यहां पर समझेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो ये कंटेनर ले लेते हैं मान लो, है ना, और ये हमारा सॉल्यूशन है और इसमें हमने ये डाल दिया एडजॉर्बेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, है ना। और सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूट भी है। ब्लू वाला जो कलर बना दिए ब्लू कलर का, वो हमारा सॉल्यूट है। ब्लू कलर जो है ये सॉल्यूट है ना। और जो ये हमारा ब्लैक कलर का दिख रहा है ये हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, अब समझो कि अगर इस एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जो सॉल्यूट पार्टिकल है अगर वो एडजॉर्ब हो जाए, है ना, समझो कि यहां इसके सरफेस पर अगर सॉल्यूट एडजॉर्ब हो जाए, सॉल्यूट, तो इस सॉल्यूट के एडजॉर्प्शन से क्या होगा कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन से सॉल्यूट निकल करके एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जमा हो जाए तो हम कह सकते हैं ना कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। सॉल्वेंट तो उतना ही है, उसका सॉल्यूट उसमें से निकल करके एडजॉर्बेंट के सरफेस पर चिपकते चला जाएगा, तो सीधी सी बात है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज कर रहा होगा। तो इस प्रकार के एडजॉर्प्शन को बोलना है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। क्लियर हुआ? ठीक है, अब समझो कि अगर सॉल्यूट का एडजॉर्प्शन नहीं होता है, अगर मान लो कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर सॉल्वेंट का अगर एडजॉर्प्शन हो जाए, इस एडजॉर्बेंट के सरफेस पर सॉल्यूट पार्टिकल का एडजॉर्प्शन न हो करके अगर इसमें का सॉल्वेंट ही एडजॉर्ब होने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगा। ऐसे समझो कि इसमें हम शरबत ले लिए, शरबत, ठीक है, अगर चीनी एडजॉर्बेंट के सरफेस पर चिपकते चला जाएगा तो शरबत फीका हो जाएगा, फीका हो जाएगा, यानी कहेंगे कंसंट्रेशन घट रहा है, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर मान लो चीनी के जगह पर पानी ही सरफेस पर एडजॉर्ब होने लगेगा, तो इससे क्या होगा, शरबत धीरे धीरे मीठा होते चला जाएगा, उसका पानी तो निकल रहा है, सरफेस पर आके जमा हो रहा है, तो कहेंगे सॉल्यूशन जो है उसका कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है ना। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव एडजॉर्प्शन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम लोग कंसंट्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड KCl कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ब्लड चारकोल डाल दे, चारकोल कहो या ब्लड चारकोल कहो, एग्जांपल में ब्लड चारकोल याद रख सकते हैं आप लोग, कि अगर कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन में हम ब्लड चारकोल डाल दें तो क्या होगा मालूम है, KCl जो सॉल्यूट पार्टिकल है ना वो ब्लड चारकोल के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटने लगेगा, यानी पॉजिटिव एडजॉर्प्शन शो करेगा। लेकिन अगर हम लोग ब्लड चारकोल को कंसंट्रेटेड KCl नहीं बल्कि डाइल्यूट KCl सॉल्यूशन में डाल दें तो वैसी स्थिति में KCl का एडजॉर्प्शन ब्लड चारकोल के सरफेस पर नहीं होगा, बल्कि जो सॉल्वेंट है, जिस सॉल्वेंट में KCl घुला हुआ होगा उस सॉल्वेंट का एडजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, जिससे सॉल्यूशन में KCl का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो दो लाइन में इसको आप याद रख सकते हैं कि अगर हम किसी एडजॉर्बेंट को सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्यूट का अगर एडजॉर्प्शन होगा तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटेगा, ये कहलाएगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और अगर एडजॉर्बेंट के सरफेस पर सॉल्वेंट का एडजॉर्प्शन हो जाए तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वो कहलाता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। दैट्स इट, क्लियर है? इतना लिखेंगे हम लोग। चलो, तो बच्चों यहां पर मैंने पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नेगेटिव एडजॉर्प्शन को डिफाइन किया है। देखो इसका एक एग्जांपल भी यहां लिखे हैं। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में क्या होगा कि जब आप एडजॉर्बेंट को, जो लिक्विड या कोई सॉलिड होगा,
ठीक है, उसके कांटेक्ट में अगर कोई मान लो एडजॉर्बेट आता है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ एडजॉर्बेट क्या होगा, कोई सॉल्यूशन मान लीजिए, कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखो यहाँ पर, ये एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का ही एग्जांपल मैंने बोर्ड पर बनाया है कि इसके सरफेस पर जो है ना, ये सरफेस पर जो है सॉल्यूट आके एडजॉर्ब हुआ है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में हम एडजॉर्बेंट को ऐड करते हैं और एडजॉर्बेंट ऐड करने से सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो अगर आकर एडजॉर्बेंट के सरफेस पर चिपक जाता है या एडजॉर्ब हो जाता है, तो इससे होगा क्या कि सरफेस पर तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन घटेगा, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटेगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। पढ़ो, एडजॉर्प्शन बाय सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉलिड यहाँ एडजॉर्बेंट हो गया, सॉलिड क्या है, एडजॉर्बेंट। ये सॉलिड हमारा हो गया एडजॉर्बेंट। ठीक है, कि जब कोई सॉलिड को हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो अधिकांश केस में ऐसा होता है कि मोस्टली द सॉल्यूट इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। जो सॉलिड एडजॉर्बेंट होगा उसके सरफेस पर सॉल्यूट आकर के एडजॉर्ब हो जाता है, सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीजेज। जब सॉल्यूट एडजॉर्ब होगा तो सीधी सी बात है, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, जबकि सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन घटेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। यहाँ देखो नेगेटिव एडजॉर्प्शन है कि कुछ केस में ऐसा भी होता है कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है ना, उस सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है। इससे क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में उपस्थित जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, वो अगर सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाए तो क्या होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा। मान लो शरबत में से अगर पानी एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाए तो शरबत तो धीरे धीरे मीठा होते चला जाएगा ना, क्योंकि पानी तो उसमें से निकलते जा रहा है, तो कहेंगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ते चला गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एडजॉर्प्शन। जिसका एक उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम लोग कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन को ब्लड चारकोल के साथ सेक करते हैं, यानी मिला देते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो KCl होगा वो ब्लड चारकोल के सरफेस पर चिपक जाएगा, यानी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन घटेगा सॉल्यूशन में से, तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहलाएगा। लेकिन अगर यही सेम प्रक्रिया हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन में करते हैं KCl के डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर हम लोग ब्लड चारकोल डाल दें, तो वैसी स्थिति में KCl एडजॉर्ब ना हो करके KCl का जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, जिससे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। उसको बोलते हैं निगेटिव एडजॉर्प्शन। दैट्स इट, क्लियर है बच्चों? चलो, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, छोटा सा वीडियो ही बना है हमारा, 33 मिनट्स का केवल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ये हो गया यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन के लिए, उसके आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर जो एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब हुआ है कोई सब्सटेंस, इसके बीच फोर्स कैसा लग रहा है, उस फोर्स के आधार पर हम लोग फिर एडजॉर्प्शन को दो भाग में बांटते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। अभी जो यहाँ एडजॉर्प्शन पढ़ा पॉजिटिव नेगेटिव एडजॉर्प्शन, ये तो हो गया कि एडजॉर्बेंट को सॉल्यूशन में डाल दिए तो सॉल्यूट एडजॉर्ब हो रहा है कि सॉल्वेंट एडजॉर्ब हो रहा है। अगर सॉल्यूट एडजॉर्ब होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, सॉल्वेंट एडजॉर्ब होता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन एडजॉर्प्शन जो होगा उसमें जो फोर्स काम करेगा एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच, उस फोर्स के आधार पर हम लोग एडजॉर्प्शन को दो भाग में बांटते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, इतना तक क्लियर है? सबका नोट्स बनाते चलिए, याद करते चलिए सब कुछ साथ साथ, और सुनते चलिए पूरे कहानी को। ठीक है ना, क्लियर है? चलो, इस वीडियो में इतना ही। अच्छे ढंग से पढ़ाई करना है, खूब मेहनत करना है बच्चों। और ये चैप्टर बहुत आसान है, पहले भी हम कह चुके हैं। इसी तरह कहानी की तरह पूरे चैप्टर को सुनना रहता है, उसे कॉपी पर नोट करिए, नोट्स को पढ़ाई कीजिए। सारा क्वेश्चन बोर्ड का भी बनेगा, IIT मेंस मेडिकल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देंगे, सभी का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।
हैव अ नाइस डे।